बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने बैलेंस शीट की कंस्ट्रक्शन देखी थी। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम उसी बैलेंस शीट पे कुछ मज़ीद क्वेश्चन करेंगे ताकि कंसेप्ट्स को मज़ीद रिफाइन किया जा सके। तो लास्ट टाइम हमने एक क्वेश्चन किया था, आज हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे सामने है। सबसे पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, ऑफ कोर्स इसके अंदर हमारे पास फॉर्मेट अवेलेबल है, तो सिंपली इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि फॉर्मेट को बार बार डिफाइन करने की ज़रूरत ना रहे। जो फॉर्मेट हमने लिख लिया है, हमने ये देख लिया है कि बैलेंस शीट का या इनकम स्टेटमेंट का या जर्नल एंट्री का फॉर्मेट कैसा होता है, तो हम उसी को फॉलो कर लेंगे। सिर्फ हम यहाँ पे एडजस्टमेंट्स को रिमूव कर देते हैं क्योंकि डेफिनेटली हर क्वेश्चन की जो एडजस्टमेंट्स होंगी वो उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही होंगी। हेड ऑफ अकाउंट को फिलहाल मैं रिमूव नहीं कर रहा क्योंकि बार बार एक ही चीज़ टाइप करने की कोई रीज़न नहीं है। मोस्टली हेड ऑफ द अकाउंट वही होते हैं जो जनरली रिपीट हो रहे होते हैं। जो चीज़ ऐड या लेस करनी होगी वो हम इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख लेंगे। सो ये बेसिकली हमारा फॉर्मेट था। अब हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं ताकि हम वन बाय वन इसको सॉल्व कर सकें। Moon and Company Limited with an authorized capital of 1 million divided into 100,000 share of rupees 10 each। चले एक चीज तो हमें पता चल गई कि कंपनी का नाम मून एंड कंपनी लिमिटेड है, तो जितनी भी हमने बुक्स बनानी है उस पर डेफिनेटली यही नाम आएगा, मून एंड कंपनी लिमिटेड। और इसको हर बुक में हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी का नाम हम सबसे पहले लिखते हैं चाहे जो भी बुक बना रहे हो। दूसरी चीज क्वेश्चन की हमने पहले लाइन में देख लिया कि इसका जो ऑथराइज कैपिटल है वो 1 मिलियन का है और 1 लाख शेयर है जो कि हर शेयर 10 रुपए का है। तो 1 लाख शेयर 10 रुपए के हो गए और ऑथराइज कैपिटल जो कि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होती है वो भी हमने लिख ली। उसके बाद हम क्वेश्चन को नॉर्मली सॉल्व करना शुरू करते हैं। उसने आपको बता दिया कि 31 दिसंबर 2010 को एक्चुअली जो शेयर इशू हो चुके हैं कंपनी के वो 50,000 शेयर हैं और हमें पहले से ही पता है कि 10 रुपए का एक शेयर है। और सारा पेड अप का मतलब ये होता है कि जितनी भी पेमेंट शेयर्स के अगेंस्ट आनी थी वो सारा आ चुकी है, तो इट्स अ पेड अप कैपिटल। द फॉलोइंग आर द बैलेंसेस टेकन फ्रॉम द लेजर ऑफ द कंपनी एट 31 दिसंबर 2010। यहाँ पे ये देख लीजिएगा कि नॉर्मली जो शेयर कैपिटल की अमाउंट होती है वो अक्सर लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ द लेजर्स या ट्रायल बैलेंस में लिखी होती है, लेकिन यहाँ पे हमें शुरू में ही बता दी गई है कि इतने शेयर्स इशूड हैं। ये गौर कीजिएगा कि ऑथराइज कैपिटल ऊपर था और ये इशूड शेयर की बात हो रही है, तो इशूड कैपिटल बेसिकली हमारा शेयर कैपिटल ही होता है। तो 50,000 शेयर इशूड हैं और 10 रुपए का एक शेयर है, तो 5 लाख का शेयर कैपिटल इशूड है। तो हम अपने बैलेंस शीट में जहाँ कैपिटल आता है तो 5 लाख की वैल्यू एंटर कर देंगे क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में मिल गई है। जैसे हम हर वन बाय वन सारी वैल्यूज को एंटर करते हैं। अब उसी तरह ट्रायल बैलेंस की हर वैल्यू को एंटर करते हैं। स्टॉक ये ओपनिंग आ रहा होगा डेफिनेटली क्योंकि परचेजेस आ रहे हैं और क्लोजिंग आपको एडजस्टमेंट में बताया गया, तो ये ओपनिंग स्टॉक होगा जो कि ट्रायल बैलेंस जो आपको बैलेंस में डिपिक्ट कर रहा है। तो इसको हम इनकम स्टेटमेंट में वहां प्लेस करेंगे जहां ओपनिंग स्टॉक आता है, यानी कि सीजीएस के अंदर। तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू 1 लाख हो गई। सेल्स 8,50,000 की है, तो सेल्स को हम 8,50,000 की वैल्यू दे देंगे। परचेजेस 6 लाख की हैं, तो ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस ऐड होती हैं और हमने उसको प्लेस कर दिया जो हमारा फॉर्मेट है। जो वेजेस होती हैं नॉर्मली वेजेस उन रिम्यूनरेशन को कहा जाता है जो उन वर्कर्स की होती हैं जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, और हमने कहा जो भी कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग की आती है उसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं।
जो भी नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है उसको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलते हैं। तो इसीलिए जो वेजेस है ये सीजीएस वाले पोर्शन में जाएगी, यानी कि अगर हमारी वेजेस 1,40,000 की हैं तो ये सीजीएस के अंदर डिपेक्ट होंगी। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वेजेस में हम इसको क्लासिफाई कर देते हैं। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड का मतलब ये होता है कि आपने किसी को डिस्काउंट दिया है, और नॉर्मली आप कब डिस्काउंट दे सकते हैं, आपकी कंपनी कब डिस्काउंट दे सकती है, जब वो सेल करती है। जब वो सेल करती है और किसी को कोई डिस्काउंट देना चाहे तो इट इज अ पॉसिबिलिटी। तो नॉर्मली ये जो डिस्काउंट होता है इस केस में शायद सेल रिटर्न का हेड नहीं है इसके बैलेंसेस में, लेकिन इस केस में डिस्काउंट जरूर है। तो कंपनी अगर सेल करे तो किसी को डिस्काउंट दिया जा सकता है डेफिनेटली। तो डिस्काउंट जो होता है वो सेल्स में से, अगर डिस्काउंट अलाउड है तो वो सेल्स में से माइनस होगा, और रीजन बड़ी जस्टिफाइड है कि डिस्काउंट अलाउड वो डिस्काउंट होता है जो कंपनी किसी को देती है। तो जाहिर बात है जितने की सेल हुई उसमें से अगर कोई डिस्काउंट दे दिया जाए तो नेट सेल तो डिस्काउंट देने के बाद की होती है। तो इसीलिए डिस्काउंट अलाउड जो होता है वो आपकी सेल्स में से माइनस हो जाता है। तो हमारी नेट सेल सॉरी 8400 है ये, तो हमारी नेट सेल आ गई 841,600। इसी तरह डिस्काउंट रिसीव्ड जो होता है ये प्रैक्टिकली वो डिस्काउंट होता है जो आपको मिला है। और आपको डिस्काउंट तब मिलता है जब आप कोई चीज परचेज करते हैं। तो अगर परचेजेस की गई हैं 6 लाख की तो बेसिकली, और अगर उस पर कोई डिस्काउंट मिला है तो नेट परचेजेस, परचेज की वैल्यू लेस द डिस्काउंट रिसीव्ड होती हैं। तो इसीलिए जो डिस्काउंट आपका रिसीव्ड होगा ये प्रैक्टिकली परचेज में से माइनस होगा, और इसकी वैल्यू डेफिनेटली क्वेश्चन में दी गई है 6300। इंश्योरेंस अप टू 30 जून 2011। या आप ये भी चीज देख लीजिएगा कि आप जो ट्रायल बैलेंस, जो आपको बैलेंस शीट बनानी है, रिक्वायरमेंट में देख लेते हैं, वो आपने 31 दिसंबर 2010 की बनानी है। अगर तो 2010 की बैलेंस शीट बनानी है और इंश्योरेंस 2011 के जून तक पे हुई हुई है, तो इसका मतलब ये प्री पेड इंश्योरेंस है, यानी कि अगले साल की इंश्योरेंस है जो पहले से पे हो गई है। तो इसका मतलब ये आपका एसेट है। प्री पेड इंश्योरेंस हमेशा कंपनी का एसेट होता है जिसका फायदा उसने इस साल में नहीं उठाया बल्कि अगले साल से रिलेटेड है और पहले से एक्चुअली पेमेंट हो गई है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस हम एसेट्स में क्लासिफाई करते हैं। यहाँ पे एसेट्स में इसका कोई हेड बना देते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस, और इसकी जो भी अमाउंट है 13,440। सैलरीज डेफिनेटली कंपनी का एक्सपेंस है, जो कंपनी ने सैलरीज दी हैं तो सैलरीज के अंदर ही हम इसको लिखेंगे। 37,000 की सैलरीज हमने पे कर दी। उसके बाद रेंट है, अगेन रेंट भी कंपनी का एक्सपेंस है, और रेंट कितना इन्होंने पे किया हुआ है 12,000। तो 12,000 हम एज द रेंट एंटर कर देंगे। तो रेंट का शायद पिछले क्वेश्चन में अगर हेड नहीं था तो हम यहाँ ऐड कर लेते हैं। रेंट आपका हो गया 12,000 इसकी अमाउंट थी। इसी तरह जनरल एक्सपेंसेस हैं कि ये भी जनरल एक्सपेंस नाम से वाज़ेह हैं कि कोई सिग्निफिकेंट एक्सपेंसेस ना हो बल्कि छोटे छोटे एक्सपेंसेस हो, तो मिला के हम उसे जनरल एक्सपेंसेस बोल देते हैं। 17,900 के जनरल एक्सपेंसेस हैं, और इसका नाम है इस हेड ऑफ अकाउंट का जनरल एक्सपेंस।
इसी तरह मैंने आपसे कहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस आता है, ये प्रैक्टिकली वो प्रॉफिट है, पॉजिटिव बैलेंस है। तो वो बैलेंस क्रेडिट यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब ये होता है कि प्रॉफिट है, जो लॉस होता है वो डेबिट बैलेंस रखता है। तो क्रेडिट बैलेंस का मतलब ये है कि ये वो प्रॉफिट्स हैं जो पिछले सालों में हो चुके हैं। तो नॉर्मली इसको हम रिटेन अर्निंग बोलते हैं। तो इसको हम एज रिटेन अर्निंग यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर देते हैं। इसी तरह प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारा एक्सपेंस है। प्रिंटिंग और स्टेशनरी के लिए कुछ पैसे दिए गए हैं, तो 4800 के वो एक्सपेंसेस हैं। एडवर्टाइजमेंट के लिए 7600 रुपये दिए गए हैं, तो एडवर्टाइजमेंट भी एक्सपेंस है। तो इसको मैं यहाँ एंटर कर लेता हूँ। डेफिनेटली एक्सपेंसेस के अंदर ही आएगा। एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंस की अमाउंट है 7600 रुपये। कोई एड वगैरह दिया गया हो या कोई एडवर्टाइजमेंट किसी किस्म की भी हो सकती है। हो सकता है कोई ऐसे प्रमोशनल आइटम्स हों, तो वो भी एडवर्टाइजमेंट के अंदर ही आते हैं। इसी तरह पोस्ट है, जो टेलीफोन कोई पोस्ट किया गया है, टेलीफोन का बिल है, वो भी कंपनी का एक्सपेंस होता है। तो 21,000 रुपये उसका एक्सपेंस है। तो हम पोस्टेज इधर हेड नहीं है, तो इसका हेड हम यहाँ बना देते हैं। अच्छा जी, डेटर हमें पता है वो लोग होते हैं जिनसे कंपनी ने पैसे लेने हैं, और जिनसे पैसे लेने हो वो हमारा एसेट होता है। तो डेटर की वैल्यू आ रही है 77,400, जो कि सिंपली हम सन्डी डेटर में प्लेस कर देंगे। इस क्वेश्चन में इसका जो हेड ऑफ अकाउंट है उसका नाम डेटा डेटर है, तो हम इसको डेटर ही लिख देते हैं। जो जैसे ट्रायल बैलेंस में मेंशन किया गया है, हम वही टर्मिनोलॉजीज यूज करेंगे। क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिनको कंपनी ने पैसे देने हैं। तो इसका मतलब जिनको पैसे देने हो, दे आर द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। तो इस केस में भी क्रेडिटर का नाम क्रेडिटर यूज हुआ है, तो हम इसके लिए वही नाम यूज करेंगे। और क्रेडिटर का बैलेंस है 70,400। अच्छा, अब प्लांट एंड मशीनरी हमें पता है कंपनी का एसेट होता है। 161,000 इसका बैलेंस आ रहा है। इसी तरह फर्नीचर भी कंपनी का एसेट होता है, तो इसका बैलेंस आ रहा है 34,000। कैश एट बैंक, बैंक में जो कंपनी का पैसा पड़ा हुआ है, अगेन वो भी इसका एक एसेट है। 279,600 इसका बैलेंस आ रहा है। जनरल रिजर्व मैंने आपको बताया था, ये वो रिजर्व्स होते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि रिटेन अर्निंग से क्रिएट किए जाते हैं, और ये कंपनी का कैपिटल का पार्ट होते हैं। तो सिंपल हम जनरल रिजर्व की में अमाउंट कैपिटल में जनरल रिजर्व का एक हेड शो करेंगे, और उसका जो बैलेंस आ रहा है हम लिख देंगे। इसी तरह लोन फ्रॉम मैनेजिंग डायरेक्टर, यहाँ पे इसकी इंग्लिश समझना बहुत जरूरी है। ये क्या है? लोन फ्रॉम मैनेजिंग डायरेक्टर। फ्रॉम का मतलब ये है कि कंपनी ने मैनेजिंग डायरेक्टर से लोन लिया हुआ है। जब कंपनी ने लोन लिया हुआ है तो इसका मतलब कंपनी की लायबिलिटी है। अगर लोन टू मैनेजिंग मैनेजिंग डायरेक्टर होता तो इसका मतलब होता कि कंपनी ने लोन दिया हुआ है और कंपनी का एसेट होता। सो क्योंकि इट इज लोन फ्रॉम मैनेजिंग डायरेक्टर, तो इसको हम इस कंपनी की लायबिलिटी कंसिडर करेंगे 31,400। इसी तरह बैड डेट कंपनी का एक्सपेंस होता है, और ये वो एक्सपेंस होता है जो लोग जिनसे पैसे लेने थे और ये सर्टेन हो जाए कि अब वो पैसे नहीं देंगे, तो ये कंपनी को एक्सपेंस में चार्ज होता है 6,400।
अच्छा, यहाँ पे इससे पहले कि हम एडजस्टमेंट्स करें, हम ये देख लेते हैं, ये जो बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट हम बना रहे हैं, ये फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010 बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम पीरियड भी मेंशन कर देते हैं, फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2010। बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट की होती है, तो हम लिखेंगे एज ऑन December 31, 2010। इसी तरह जब हम एडजस्टिंग एंट्री करेंगे तो हम यहाँ पे भी लिख देंगे फॉर द पीरियड एंडेड December 31, 2010। अच्छा, अब वही एंट्रीज हैं जो हमने लास्ट टाइम की थी, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, हम देख लेते हैं। सबसे पहली एंट्री क्या है कि क्लोजिंग स्टॉक है 200,000 का। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक का मतलब ये होता है कि अब जो गुड्स हैं वो मैन्युफैक्चरिंग में स्टॉक इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि अभी भी कंपनी के पास पड़ा हुआ है। 2 लाख का ऐसा स्टॉक है जो कंपनी के पास पड़ा हुआ है और अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ। तो जब स्टॉक इस्तेमाल नहीं होता और कंपनी के पास क्लोजिंग में पड़ा होता है तो उसको हम इन्वेंट्री कहते हैं, वो आपका एसेट होता है। तो हम इन्वेंट्री या इसको क्लोजिंग इन्वेंट्री ही कह देते हैं। क्लोजिंग इन क्लोजिंग इन्वेंट्री को डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। और अमाउंट इसकी डेफिनेटली क्वेश्चन में जो दी गई है 2 लाख रुपए। अच्छा जी, नेक्स्ट एंट्री है डेप्रिसिएशन की। और डेप्रिसिएशन का रेट उन्होंने बताया दिया है कि प्लांट एंड मशीनरी की जो डेप्रिसिएशन होगी वो 15% के हिसाब से होगी, और फर्नीचर की जो डेप्रिसिएशन होगी वो 10% के हिसाब से होगी। तो अगर चले हम दोनों अलग एंट्रीज कर देते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, हम एज्यूम करते हैं कंपनी डायरेक्ट एक्सपेंस आउट की पॉलिसी यूज करती है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं बनाते। तो इस केस में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना होगा प्लांट एंड मशीनरी का? अभी हम सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी की बात करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू, उस पर 15% जो है ना, उस पर डेप्रिसिएशन होती है। तो ये हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू आ रही है 161,000। तो इसका 15% जो है, इसको, वो हमारा डेप्रिसिएशन होगा जो हमें क्वेश्चन में बता दिया गया। डेफिनेटली जिसको हम डेप्रिशिएट कर रहे होते हैं एक्सपेंस डेबिट कर देते हैं और क्रेडिट कर देते हैं उस पर्टिकुलर एसेट का अकाउंट। तो हम प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं 24,150 से। सिमिलर किस्म की एंट्री होगी, अगर हम देखें तो बेसिकली सिमिलर एंट्री होगी फर्नीचर के केस में, कि जो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, जो फर्नीचर के केस में डेप्रिसिएशन है वो उसकी वैल्यू का 10% है। तो जो भी फर्नीचर की वैल्यू है जो कि 34,000 है इस केस में, और 10% उस पर डेप्रिसिएशन है वो चार्ज हो जाएगी, और फर्नीचर का जो अकाउंट है वो भी 3400 से क्रेडिट हो जाएगा। तीसरी जो एंट्री है वो ये बताया गया है कि वेजेस 10,400 के, सैलरीज 2,400 की, और रेंट 1,200 रुपए का। ये अभी तक पे नहीं हुआ लेकिन ये एक्सपेंस है, यानी कि इसकी एक अक्रूवल एंट्री डालनी है। एक्सपेंस भी हो चुका है लेकिन पे नहीं हुआ, तो डेफिनेटली इसकी हमें एक अक्रूवल एंट्री की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, अक्रूवल एंट्री हम कैसे डालेंगे?
तीनों को, क्योंकि एक्सपेंस इसको चार्ज करना है तो हम एंट्री करेंगे। वेजेस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 10,400 से, सैलरी जो उसमें वैल्यू लिखी हुई है, सैलरीज को 1200 से, और रेंट को सॉरी सैलरीज की वैल्यू थी 2400 और रेंट है 1200। और डेफिनेटली कि हमने इसकी फिर एक्रूवल डाली है और पेमेंट अभी नहीं की। अगर तो हम पेमेंट कर देते तो हम बैंक या कैश को क्रेडिट कर देते, तो क्योंकि बैंक या कैश इस केस में बनता नहीं है क्योंकि पेमेंट तो की नहीं है, तो इस केस में वेजेस की एक्सपेंस भी चार्ज हो गया है और अब हम इसको कहेंगे वेजेस पेएबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 10,400 से। सैलरीज पेएबल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 2400 से, और रेंट पेएबल का जो अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा 1200 से। ये बेसिकली अक्रूवल एंट्री थी कि ये एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो एक्सपेंस तो हो चुके हैं लेकिन अभी तक पे नहीं हुए, तो हमारे पास अभी तक रिकॉर्डेड नहीं थे, तो ये उसकी अक्रूवल एंट्रीज हैं जो हमने चार्ज की हैं ताकि हमारा जो एक्सपेंस है वो जस्टिफाई हो जाए, इनफैक्ट रिकॉर्ड हो जाए। अच्छा जी, उससे अगली एंट्री है जो हम रीड कर लेते हैं। राइट ऑफ ₹600 as further bad debt expense and provide for bad and doubtful debt at 2% of the debtor। वो ये कह रहा है कि एक तो फर्दर 600 रुपए को बैड डेट एज बैड डेट चार्ज कर लें। तो बैड डेट एक्सपेंस जब भी चार्ज होता है कैसे चार्ज होता है, बैड डेट एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं और क्रेडिट करते हैं प्रोविजन को अगर एग्जिस्ट करती हो। तो यहाँ पे क्योंकि अभी तक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एग्जिस्ट नहीं करती, अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो हम डायरेक्टली जो है डेटर को क्रेडिट कर देते हैं कि अब वो 600 रुपए डेटर से तो मिलने नहीं है, इसीलिए हमने डेटर, इसीलिए उसको बैड डेट एक्सपेंस का है। तो डेटर के अकाउंट को हम 600 रुपए चार्ज कर देंगे क्योंकि ये 600 रुपए बैड डेट हो चुके हैं और उस डेटर से हमें पैसे मिलने नहीं है, तो इसीलिए उसको हमने क्रेडिट कर दिया। दूसरी रिक्वायरमेंट उसने ये कही है कि अब ना हम डायरेक्टली चार्ज नहीं करेंगे फ्यूचर से, बल्कि इसके लिए एक प्रोविजन का अकाउंट बना लेते हैं, यानी कि प्रोवाइड बैड एंड डाउटफुल डेट एट 2%, यानी कि इसकी एक प्रोविजन क्रिएट करनी है। तो अगेन हम उस केस में क्या कर रहे होते हैं कि बैड डेट एक्सपेंस चार्ज कर रहे होते हैं और क्रेडिट कर रहे होते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को। ये बेसिकली तरीका है प्रोविजन बनाने का कि हम प्रोविजन बैड डेट पहले से ही चार्ज कर देते हैं और क्रेडिट कर देते हैं प्रोविजन को, ताकि हमारे पास बैड डेट जब प्रैक्टिकली हो तो उसके लिए एक प्रोविजन अवेलेबल हो। अब इसकी अमाउंट क्या होना चाहिए, ये एक और क्वेश्चन है। उन्होंने कहा कि इसकी अमाउंट होनी चाहिए 2% ऑफ द डेटर। अच्छा, अब ये देख लीजिएगा कि यहाँ पे डेटर की अमाउंट है 77,400, लेकिन आप ये देखें कि 600 रुपए का बैड डेट मजीद हो चुका है। तो अब जो हम चार्ज करेंगे 2%, वो 7700 -600 पे चार्ज करेंगे। तो ये सॉरी 77,400 -600 पे चार्ज करेंगे, तो ये हमारी अमाउंट बनती है 76,800। तो वहां पे हमने 2% ऑफ द डेटर बैड डेट चार्ज करना है, तो 76,800 का 2% चार्ज करेंगे क्योंकि इससे पिछली एंट्री के बाद डेटर का जो प्रैक्टिकली बैलेंस बचता है वो 76,800 बचता है। तो 1536 रुपए की हम प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे
ओके, और ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद फिफ्थ एंट्री में उसने कहा हुआ है क्रेडिट सेल्स अमाउंटिंग टू 1200 वर लेफ्ट अनरिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। उसने ये कहा कि 1200 रुपए की सेल्स ऐसी हैं जिनकी रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई, गलती से रिकॉर्ड ही नहीं हुई। तो नॉर्मली जब क्रेडिट सेल्स होती हैं तो उसको हम क्रेडिट सेल्स का मतलब ये है कि कैश नहीं मिला बल्कि उधार पे सेल हुई हुई है। तो क्रेडिट सेल्स के केस में अकाउंट्स रिसीवेबल या डेटर अकाउंट बेसिकली डेबिट होता है। डेटर अकाउंट को डेबिट किया जाता है या अकाउंट रिसीवेबल भी इसी को बोलते हैं, डेबिट किया जाता है। हमारे पास इस क्वेश्चन में डेटर अकाउंट है तो हम उसी को डेबिट करेंगे, और क्रेडिट सेल्स का मतलब ये है कि सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसकी अमाउंट हमारे पास दी गई है, 1200 रुपए की सेल्स है। ओके, लास्ट एंट्री ये है डिविडेंड एट 5% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड। कंपनी ने डिविडेंड पे करना है, उसका रेट परसेंटेज डिफाइन है कि शेयर कैपिटल का 5% जो है वो हमने डिविडेंड पे करना है। हम सबको ये पता है कि डिविडेंड बेसिकली प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो डिविडेंड जब भी अनाउंस होगा वो रिटेन अर्निंग में से पे होगा क्योंकि वो प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन है। तो बेसिकली हम रिटेन अर्निंग को डेबिट करेंगे क्योंकि हम इसके अंदर से रिटेन अर्निंग का बैलेंस प्रैक्टिकली क्रेडिट होता है, तो उसको हम जब खत्म कर रहे हैं क्योंकि उसके अंदर से हम पेमेंट कर रहे हैं तो उसको डेबिट कर लेंगे, और डिविडेंड पेएबल को हम क्रेडिट करेंगे। और 5% का मतलब ये है कि जो भी आपका शेयर कैपिटल है, इस केस में 5 लाख है, तो 5 लाख का 5% से की जो अमाउंट है वो यूज होगी। तो 5 लाख है मल्टीप्लाई बाय 5%। और ये हमारी जनरल एंट्रीज थी जो हमने बेसिकली कर दी हैं, और अब इसकी सिर्फ बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस में पोस्टिंग रहती है जो हम जनरली उस अकाउंट्स को एडजस्ट करते हैं, क्योंकि अब हमारे वो अकाउंट्स के बैलेंसेस पुराने वाले नहीं रहे बल्कि हमने एडजस्टमेंट कर दिए। तो 1 बाय 1 चार्ज करना शुरू कर देते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री, हमने कहा कि इन्वेंट्री जब बच जाती है तो वो कंपनी का एसेट होता है क्योंकि वो अभी तक इस्तेमाल तो नहीं है इस साल के एंड में। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को हम इन्वेंट्रीज में लिख देते हैं नॉर्मली 2 लाख रुपए की, और इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि मैंने ये अपने ट्रायल अपने पास पोस्ट कर ली है। इसी तरह सीजीएस में एक क्रेडिट होनी चाहिए। तो सीजीएस में सिंपल जाके यहाँ पे हम क्रेडिट का मतलब होता है कि एक्सपेंस में से माइनस होगी। तो सिंपल 2 लाख रुपए की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो हम माइनस कर लेंगे, जिस तरह हम पहले भी करते होते थे इन द क्वेश्चंस, प्रीवियस क्वेश्चन। इसी तरह डेप्रीसिएशन हमारा एक्सपेंस होता है, 24,150 का ये एक्सपेंस है और 3,400 का ये डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है। तो दोनों का अगर मैं सम करूं तो बेसिकली डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है 27,550 का। तो दोनों को इकट्ठे पोस्ट कर देते हैं। 27,550 टोटल डेप्रीसिएशन है जब ने चार्ज की है। अच्छा, दूसरी चीज, जाहिर बात है अगर प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएट होगी है 24,150 से, तो इसकी वैल्यू अब 1,61,000 नहीं रही, बल्कि इसमें 24,150 की कमी आ गई है वैल्यू में क्योंकि डेप्रिशिएट हो गए। तो इधर से हम 24,150 की वैल्यू से माइनस कर देंगे, इसकी भी पोस्टिंग हो गई।
इसी तरह फर्नीचर भी डेप्रिशिएट हुआ है, और फर्नीचर की वैल्यू में जो कमी आई है वो 3400 रुपीज की आई है, तो इसको भी हम माइनस कर देंगे और ये एंट्री भी हमारी पोस्ट होगी। फर्नीचर का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है एसेट का, उसकी डेप्रिसिएशन की वजह से उसका अंदर कमी आई यानी कि क्रेडिट हुआ, तो हमने इसमें से माइनस कर दी, डेबिट में से क्रेडिट माइनस हुआ, तो जो नेट रह गया वो हमारा रिपोर्टिंग में आ गया। ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को हम चलें इसको एंड में देखेंगे। इसी तरह वेजेस हमारा एक्सपेंस है, तो हमारा जो वेजेस है जो पहले 1,40,000 की थी, हमने बेसिकली इसमें 10,400 की मजीद ऐड करनी है, क्योंकि 10,400 की वो वेजेस थी रिकॉर्ड नहीं हुई थी, तो हमने एडजस्टमेंट करके इसको रिकॉर्ड किया। तो 1,40,000 पहले की वेजेस जो ट्रायल बैलेंस में या लिस्ट ऑफ बैलेंसेस में रिपोर्ट हो रही थी, और 10,000 की वो बैलेंस जो अभी हमने एडजस्टमेंट में चार्ज किया, तो मिला के होगी 150,400। तो ये वाला सेगमेंट हमने पोस्ट कर दिया। सेम इज द केस विद द सैलरीज, के सैलरीज पहले जो बैलेंसेस में आ रही थी वो 37,000 की थी, और 2,400 रुपए की ऐसी सैलरीज थी जो रिकॉर्ड नहीं की गई थी, एक्रूवल्स में आनी चाहिए थी, वो हमने अब रिकॉर्ड की, तो टोटल बैलेंस 37,000 प्लस 2,400 हो गया, जो कि मिला के 39,400 बनता है। तो इसी तरह इसको भी हमने पोस्ट कर दिया। सेम इज द केस विद द रेंट, 1,200 रुपए का रेंट भी था जो पोस्ट नहीं हुआ हुआ था, तो पहले से जो रेंट रिपोर्टेड था वो 12,000 था, 1,200 रुपए का मजीद रेंट है जो पोस्ट नहीं हुआ हुआ था, हमने उसको एंटर कर दिया और इसको हमने इनकम स्टेटमेंट में भी ऐड कर दिया, तो टोटल रेंट हमारा हो गया 13,200 रुपए का। 12,000 का वो रेंट है जो कि रिपोर्टेड था इन द लिस्ट ऑफ बैलेंसेस, और 1,200 रुपए वो है जो हमने एडिशनल रिकॉर्ड किया, जो कि हमें पता लगा एडजस्टमेंट्स में कि इसकी एडजस्टमेंट नहीं हुई। डेफिनेटली ये तीनों जो एक्सपेंसेस हैं, वेजेस, सैलरीज और रेंट, ये एक्सपेंस तो हो गए लेकिन पे नहीं हुए, तो इसके अगेंस्ट लायबिलिटी भी बुक करनी पड़ेगी, क्योंकि जो एक्सपेंस पे हो जाता है उसके अगेंस्ट बैंक या कैश को क्रेडिट किया जाता है, कैश या बैंक से ही पे होगा, और जो एक्सपेंस पे नहीं होता वो हमारी लायबिलिटी होती है। तो अब ये तीनों हमारी लायबिलिटी हैं और इसको हम लायबिलिटी में कहीं लिख लेते हैं। वन इज वेजेस payable, other is salaries payable, and then it is rent payable, वैल्यूज हैं इसकी 10,400, 2,400 और 1,200। तो हमने ये तीनों भी प्रैक्टिकली पोस्ट कर दी। इसी तरह बैड डेट एक्सपेंसेस की हमने दो जगह बेसिकली एंट्री की है, एक जगह 600 और एक जगह हमने प्रोविजन 600 वो था जो बैड डेट हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, और 1536 वो अमाउंट है जो हमने एडिशनल प्रोविजन क्रिएट की, तो टोटल 2136 की बैड डेट एक्सपेंसेस में इंक्रीज आया है। तो जो 6,400 का बेसिकली बैलेंस था, इसमें हम 600 रुपये ऐड करेंगे और 1536 ऐड करेंगे जो हमने जनरल एंट्रीज में मेंशन किया हुआ है, तो ये दोनों भी हो गई रिकॉर्ड। इसी तरह पहली जब हमने बैड डेट की एंट्री की थी तो उसमें हमने डेटर को डायरेक्ट माइनस किया था, क्योंकि उस वक्त हमारे पास प्रोविजन एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो 600 रुपये से अपने डेटर्स भी कम कर लेते हैं क्योंकि डेटर क्रेडिट हो चुके हैं। अच्छा उसके बाद अब हमने प्रोविजन क्रिएट कर दी है। जो प्रोविजन होती है वो नॉर्मली डेटर में से माइनस होती है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल
डेट का जो बैलेंस है वो प्रैक्टिकली डेटर में से माइनस हो रहा होता है, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे माइनस करेंगे। अगर इसकी बेसिकली रिपोर्टिंग देखी जाए तो फिर इसकी रिपोर्टिंग अगर मैं आपको बहुत ही नीटी ग्रीटी में बताऊं तो इसकी रिपोर्टिंग ऐसे की जाती है कि डेटर का बैलेंस लिखा जाता है, जो कि इस केस में ठीक है प्रोविजन फॉर बैड डेट माइनस की जाती है। तो ये दोनों यहाँ से निकाल देते हैं। इसी तरह कैश एंड बैंक मैंने एक्स्ट्रा, अच्छा यहाँ पे ना फिर लिखा जाता है नेट डेटर्स, यानी कि इसको बोल्ड किया जाता है या इसको यहाँ पे सेंटर करके बताया जाता है नेट डेटर है, और फिर इसका नेट बैलेंस आपका रिपोर्ट हो जाता है। अच्छा जी, प्रोविजन वाला भी हमने रिपोर्ट कर दिया क्रेडिट बैलेंस। और अच्छा डेटर के, सॉरी यहाँ पे डेटर में हमने जहाँ पे दोबारा एक बार डेटर का बैलेंस चेक कर देते हैं। डेटर का जो बैलेंस था वो 7400 था, और ठीक है। अच्छा सेवन, इसके बाद हमने इसमें से मजीद इसमें सॉरी 1200 ऐड करने, जो क्रेडिट सेल हमने रिकॉर्ड किए, तो वो 1200 ऐड हो गए। तो बेसिकली ये भी हो गया। अच्छा सेल्स हमने कहा कि 1200 रुपए की ऐसी क्रेडिट सेल्स थी जो रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी, तो अगेन हमें सेल्स का बैलेंस भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 8,000 8,50,000 की वो सेल है जो बैलेंसेस में रिकॉर्डेड है, और 1200 रुपए की हमने इसमें एडजस्टमेंट की है, तो इसको भी ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद रिटेन अर्निंग, हमने डिविडेंड पे किया। डिविडेंड हमें पता है कि रिटेन अर्निंग से जाता है, तो इसको यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। अच्छा नॉर्मली रिटेन अर्निंग का बैलेंस ना माइनस में नहीं होता, अगर इसमें से हम 25,000 माइनस करेंगे ना तो इसका मतलब ये नेगेटिव में हो जाएगा। तो जब सफिशिएंट रिटेन अर्निंग नहीं होती तो नॉर्मली ऐसी एंट्रीज इस केस में जनरल रिजर्व से होती हैं। तो क्योंकि हमने देखा कि हमारा रिटेन अर्निंग का बैलेंस सफिशिएंट अवेलेबल नहीं है, तो इस केस में हम डिविडेंड को जनरल रिजर्व से पे करेंगे। तो जनरल रिजर्व्स को हम डेबिट करेंगे रादर देन रिटेन अर्निंग, और इसकी वजह यह है कि हमारे पास रिटेन अर्निंग में सफिशिएंट बैलेंस नहीं पड़ा हुआ। तो अब अगर हम जनरल रिजर्व में से 25,000 माइनस कर देते हैं तो इसकी एडजस्टमेंट भी हो जाएगी। और डिविडेंड पेएबल जो होता है हमारी लायबिलिटी होती है, तो अगेन डिविडेंड पेएबल इज अ, सॉरी डिविडेंड पेएबल का यहाँ पे हेड एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे सिंपल बैलेंस हम लिख देते हैं। तो बेसिकली जितनी हमने एडजस्टमेंट्स करनी थी कर ली हैं। अब सिंपल हम पोस्टिंग करते हैं। अच्छा अब जितने हेड्स हैं जो कि, क्योंकि हमने फॉर्मेट एक बनाया हुआ था और उसमें हमारे पास कुछ अवेलेबल थे लेकिन इस क्वेश्चन से सारे रेलेवेंट नहीं है, उन हेड्स को मैं मिटा देता हूँ। जैसे कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, गुडविल इस क्वेश्चन में नहीं थी, इसी तरह प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस इस क्वेश्चन में नहीं थे, बिल रिसीवेबल इस क्वेश्चन में नहीं थे, और इसी तरह प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इस क्वेश्चन में नहीं है, और इसी तरह हाँ प्रॉफिट तो हम ट्रांसफर करेंगे। सो बाकी चीजें हैं। अच्छा अब हम देख लेते हैं कि ओके ये बैलेंस ठीक है, यहाँ पे भी हमने टोटलिंग की हुई है और हमारे पास ओके यहाँ पे नेट हुआ हुआ है। फिर हमारे पास ठीक है, इस केस में क्योंकि हमारे पास टैक्स है ही नहीं तो टैक्स को हम डिलीट करते हैं। क्वेश्चन के अंदर टैक्स नहीं दिया हुआ था और हमने इसको एंटर कर दिया। जो प्रॉफिट हमारे पास आता है टैक्स इस केस में नहीं दिया हुआ तो हम इसको जीरो कंसिडर करेंगे, और जो बैलेंस है उसको हम ट्रांसफर कर लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में।
जो कि इस केस में 58। अब इसको टोटल करके देख लेते हैं। सो आप देख सकते हैं कि इसकी टोटलिंग जब मैंने ठीक की है तो हमारा बैलेंस इक्वल आ रहा है। सो इस लेक्चर को आप ज़ाहिरी बात है बार बार रिपीट करके देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन से हेड हैं। जिस जिस तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे आपको एग्जैक्टली क्लियर होगा कि कौन सा हेड किस जगह क्लासिफाई होता है, और उसकी रीजंस भी मैंने अपने लेक्चर में एक्चुअली जस्टिफाई की। चले हम एक और क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि कंसेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। इसको मैंने डेफिनेटली मार्क कर दिया है, और इसके बाद इसी जो मजीद क्वेश्चन इसका जो सोल्यूशन है वो भी मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। ये फाइल मेरे पास अवेलेबल है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। अगेन वही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे कि जो जो चीज़ें हैं उसको हम क्लासीफाई करना शुरू करेंगे उसी तरह। सबसे पहले मैं यहाँ यहीं से फॉर्मेट कॉपी कर लेता हूँ। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। अच्छा जी, सबसे पहले देख लें कि ये जो ट्रायल बैलेंस है ये 31 दिसंबर 2010 का है और सिंदबाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का है। तो पिछला जो क्वेश्चन हमने किया था वो हमने किया था मून एंड कंपनी का। ये जो है वो सिंदबाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड है। तो हम इसका सबसे पहले नाम लिख लेते हैं, सिंदबाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड। तो जहाँ जहाँ भी कंपनी का नाम है, पीरियड क्योंकि वही है दिसंबर 31 2010, तो इसीलिए मुझे अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अब हमें पता है कि हर क्वेश्चन में जो जनरल एंट्रीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और डेफिनेटली हाईलाइटेड एरियाज को मैं अनहाईलाइट कर देता हूँ। इसी तरह जो बैलेंसेस अवेलेबल हैं उसको मैं रहने देता हूँ, लेकिन जो उनकी सॉरी जो हेड ऑफ अकाउंटेंट्स उनको मैं रहने देता हूँ ताकि हम उसको एडजस्ट कर लें अकॉर्डिंगली हमारे डेटा के। और लेकिन जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनको मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि डेफिनेटली हर क्वेश्चन की एक नई वैल्यूज़ होती हैं और हम उसको देखेंगे कहाँ कहाँ हमें उसकी ज़रूरत है, कहाँ नया अकाउंट बनाने की ज़रूरत है। ओके, वही प्रोसीजर है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जितने भी हमारे पास इसके अंदर कुछ चेंजेस हैं जो मैं आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम बताऊंगा कि ये कहाँ कहाँ क्लासिफाई। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि यहाँ पे ना आपको ट्रायल बैलेंस डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में दिया गया है। इससे पहले जो आपको बैलेंसेस दिए हुए थे ना उसमें हमें मुश्किल ये थी कि हमें खुद ये पता होना चाहिए था कि हेड अगर सेल्स है तो मुझे खुद पता होना चाहिए था सेल्स का बैलेंस क्रेडिट होता है। सेल्स हमारा रेवेन्यू होता है तो उसका जनरल बैलेंस क्रेडिट होता है। इसी तरह एडवर्टीजमेंट अगर मेरा एक्सपेंस है तो उसका जनरल बैलेंस डेबिट होगा। तो ये मुझे खुद पता होना चाहिए था। इस केस में हमारे लिए काम आसान है। नॉर्मली जो डेबिट बैलेंस होता है वो या तो एक्सपेंस का होता है या एसेट का होता है। तो क्लासिफिकेशन मेरे लिए कंपैरेटिवली आसान हो जाएगी कि मुझे ये पता होगा कि ये बैलेंस जो है वो एक्सपेंस का है या 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 एसेट का है। इसी तरह क्रेडिट बैलेंस जो होगा वो या तो रेवेन्यू का होगा या लायबिलिटी का होगा या कैपिटल का होगा। तो अगेन इसको भी क्लासिफाई करना कंपैरेटिवली आसान है, इसके अंदर कंफ्यूजन होने के चांसेस कम है। जिस तरह अब यहाँ पे इन्वेंट्री दी गई है तो ये क्लोजिंग बैलेंस स्टॉक वो नहीं है जो सीजीएस से माइनस हो रहा है, क्योंकि वो बैलेंस होता तो क्रेडिट होता।
ये बेसिकली क्लोजिंग इन्वेंट्री वो है जो आपकी बैलेंस शीट में रिपोर्ट होती है एज अ क्लोजिंग इन्वेंट्री, कि वो अब आपकी इस्तेमाल नहीं हुई, जो हमने हर बैलेंस शीट में रिपोर्ट की है, तो ये बैलेंस उसका है। अब सिंपल हम क्लासिफाई करना शुरू करते हैं। मैनेजमेंट एक्सपेंस कौन से एक्सपेंसेस हैं जो मैनेजमेंट के खर्चे होते हैं, तो एक्सपेंस लिखा हुआ है तो क्लासिफिकेशन भी आसान है कि 1,70,000 रुपए का एक्सपेंस वो है जो मैनेजमेंट ने किया है। तो 1,70,000 हो गए। रेंट एंड टैक्सेस 30,000। तो यहाँ पे जो रेंट का अकाउंट था इसी को मैं चेंज करके रेंट एंड टैक्सेस कर देता हूँ। ओके, थर्ड डायरेक्टर फीस। जाहिर बात है, डायरेक्टर को अगर कोई फीस दी है, डेबिट बैलेंस है, तो या तो एसेट हो सकता है या एक्सपेंस हो सकता है। तो डायरेक्टर को फीस दी है तो नॉर्मली वो एक्सपेंस ही होगा, तो डायरेक्टर फीस 46,000 की है। यहाँ पे मैं हेड एक ऐड कर लेता हूँ। ओके, इसी तरह इंश्योरेंस है। मैं अज्यूम करता हूँ ये प्रीपेड इंश्योरेंस नहीं, अगर प्रीपेड इंश्योरेंस होता तो या तो उसका पीरियड लिखा होता जो इस पीरियड के बाद का होता, या इस हेड का नाम जो है प्रीपेड इंश्योरेंस होता। तो क्योंकि सिर्फ इंश्योरेंस लिखा है तो मैं अज्यूम करूंगा ये वो इंश्योरेंस का खर्चा है जो इस साल की इंश्योरेंस के लिए कंपनी ने मीट किया, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा और हम इसको इंश्योरेंस एक्सपेंस के अंदर क्लासिफाई करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक, जैसा कि मैंने कहा डेबिट बैलेंस है, या तो एक्सपेंस हो सकता है, और क्लोजिंग स्टॉक एक्सपेंस नहीं होता। नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक एक्सपेंस में से माइनस हो रहा होता है, कम कर रहा होता है, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहे होते हैं, जब सीजीएस की बात कर रहे होते हैं। तो ये हमारा एसेट ही है जो कि बैलेंस शीट में शो होता है, जो हमने हर बैलेंस शीट में पिछले सारे क्वेश्चंस में ये कॉमन था। तो 8 लाख का क्लोजिंग स्टॉक हमारी इन्वेंट्री के अंदर शो हो जाएगा। फर्नीचर एंड फिक्सचर 1,17,000, और अब तक हमें बड़ा क्लियर है कि ये जो होता है हमारा एसेट होता है। नाम हम एग्जैक्टली वही लिखेंगे जो ट्रायल बैलेंस में जिस नाम से आ रहा होगा। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग अगेन इज आर एसेट, 9,50,000 का। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। मोटर कार, किसी के कंपनी के पास अगर कोई गाड़ी है वो भी एसेट होता है, तो अगेन 1,04,5,000। प्लांट एंड मशीनरी 7 लाख की, अगेन हमारा एसेट है। सन्ड्री डेटर 5,80,000 के, यहाँ पे नाम सन्ड्री डेटर यूज हुआ हुआ है तो हम इसके लिए सन्ड्री डेटर का ही लफ्ज यूज करेंगे। कैश इन हैंड 16,500। ऑफ कोर्स कैश इन हैंड जो हमारा एसेट होता है तो हम उसको एसेट में ही क्लासिफाई करेंगे। कैश एट बैंक 136,700, ये भी हमारा एसेट होता है कि कंपनी के पास जो बैंक में पैसे हैं वो डेफिनेटली कंपनी के एसेट है। रिपेयर टू मोटर व्हीकल, जाहिर बात है कि अगर कोई मोटर व्हीकल है उसकी रिपेयर हो रही है तो ये कंपनी का एक्सपेंस होगा, कि मोटर व्हीकल की नॉर्मल रनिंग जो रिपेयर्स हैं वो उसके खर्चे कंपनी के एक्सपेंस में आते होंगे।
इसी तरह गुडविल भी कंपनी का एसेट होता है, और हमने ये पिछले क्वेश्चंस में देखा है कि कंपनी जो गुडविल, जो उसका गुड नेम होता है, उसकी वजह से जो बेनिफिट एंजॉय कर रही होती है, इसी वजह से उसको हम एसेट में कंसिडर करते हैं। ये एक इनटेंजिबल एसेट होता है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये मोनेटाइज होता है, लेकिन इनिशियली इसकी क्लासिफिकेशन हम एसेट्स में करते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अगेन हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। ये वो एक्सपेंस होते हैं जो कंपनी के फॉर्मेशन में होते हैं। तो इनिशियली हम इसको एज एसेट रिकग्नाइज करते हैं, और फिर हम इसको मोनेटाइज कर सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, राइट ऑफ कर सकते हैं। तो इनिशियली प्रीलिमिनरी एक्सपेंस इज आर एसेट। ओके, बिल रिसीवेबल, ऐसे पैसे हैं जो रिसीवेबल हैं, अगेन इज आर एसेट, और ये 60,000 की वैल्यू है। सैलरीज जो हैं डेफिनेटली किसी कंपनी का एक्सपेंस ही होती होंगी, तो 83,000 की सैलरीज है। प्रीपेड एक्सपेंस आपका एसेट होते हैं। ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जब भी हुए नहीं है, बल्कि हमने एडवांस में पेमेंट कर दी है। तो ये जो एक्सपेंसेस होते हैं ये हमारा एसेट होते हैं, क्योंकि जब तक किसी एक्सपेंस का फायदा हमने नहीं उठाया हो, तो वो हमारा एसेट रहता है। तो क्योंकि वो प्रीपेड है एक्सपेंसेस, इसीलिए हमारे एसेट होगा, और इसकी वैल्यू है 20,000। बैड डेट बताया गया है, 13,000 के बैड डेट हैं, और हमें पता है कि बैड डेट हमारा एक्सपेंस होता है। जो लोग हमें पैसे नहीं दे पाते, तो डेफिनेटली हमें कंपनी, उसको एक टाइम आता है, उसको अपने एक्सपेंसेस में चार्ज कर देती है। जनरल चार्जेस मतलब कोई जनरल ऐसे चार्जेस हैं जो कि टैक्सेस भी हो सकते हैं, या आने जाने के चांसेस, मतलब जो भी पेटी चार्जेस होते हैं, तो डेफिनेटली ये कंपनी का एक्सपेंस ही होगा। 15,100। एंड लास्ट इज रिपेयर टू मशीनरी। ये मशीनरी की रिपेयर के खर्चे हैं, और ये भी डेफिनेटली कंपनी का एक्सपेंस ही होगा। क्योंकि मशीनरी को रिपेयर करने के लिए जो पैसे लगते हैं वो कंपनी का एक्सपेंस होता है। इसी तरह अब हम क्रेडिट साइड को देखें, तो क्रेडिट साइड या तो रेवेन्यू हो सकता है, या फिर आपका कैपिटल हो सकता है, लायबिलिटी हो सकती है। यहाँ पे एक चीज गौर तलब है कि यहाँ देख लें कि हमें कहीं सेल्स की फिगर नहीं दी गई है, ना परचेज की फिगर दी हुई है। तो इसका मतलब ना सीजीएस की जरूरत है। हमें इस बार कैलकुलेट नहीं करना, बल्कि हमें इस बार डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर दे दी गई है। यानी कि सेल में से नॉर्मली हम सीजीएस माइनस करते हैं, और सीजीएस को कैलकुलेट करने के लिए हम ओपनिंग इन्वेंट्री में परचेजेस ऐड करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस ऐड करते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते थे, तो फिर हमारा सीजीएस आता था। फिर सेल्स में से हम सीजीएस माइनस करते थे, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता था। इस बार हमें वो कैलकुलेट करने को नहीं कहा गया, इस बार सीधा हमें ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर डायरेक्टली बता दी। अगर हमें डायरेक्टली बता दी गई है, तो हम डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट में ही फिगर मेंशन कर देंगे, रादर देन, क्योंकि हमारे पास डायरेक्टली मेंशन है। अब कितनी फिगर है? 1107,000। तो इस बार मैं ग्रॉस प्रॉफिट में डायरेक्ट फिगर पुट कर दूंगा, रादर देन कैलकुलेटिंग इट। 1107,000। इसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो, यानी कि रिटेन अर्निंग का बैलेंस है, वो 101,800 है, नॉर्मल पहले की तरह, जिस तरह वो हमारे कैपिटल में आता है, और उसकी रीजंस जस्टिफाइड है।
इसी तरह कंपनी ने अगर कोई बैंक क्रेडिट साइड पे है तो बैंक लोन का मतलब ये है कि कंपनी ने कोई बैंक लोन लिया हुआ है। अगर कंपनी ने बैंक लोन लिया हुआ है तो डेफिनेटली बैंक लोन जो है वो कंपनी की लायबिलिटी होगी और अमाउंट इसकी है 9 लाख। उसके बाद है अनक्लेम्ड डिविडेंड्स। अनक्लेम डिविडेंड का मतलब ये होता है वो डिविडेंड्स है जो अभी तक किसी ने क्लेम नहीं किए। कंपनी ने अनाउंस कर दिए लेकिन किसी ने क्लेम नहीं किए, तो अनक्लेम डिविडेंड भी कंपनी की लायबिलिटी होती है क्योंकि ये अनाउंस हो चुके हैं लेकिन शेयर होल्डर ने अभी तक क्लेम नहीं किए। तो अगेन इसको डिविडेंड पेएबल को ही हम जस्ट अच्छा, डेप्रिसिएशन के बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। अभी हम इससे इसको स्किप करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट पे जाते हैं। मिसलेनियस रिसीट जो है ये कंपनी को कुछ पैसे मिले होंगे जो कि उसके नॉर्मल ऑपरेशन से ज्यादा है, तो ये मिसलेनियस जो रिसीट होती है नॉर्मली अदर इनकम में कहीं आती है। यानी कि नॉर्मली अदर इनकम हम यहाँ पे कहीं बनाते हैं, अदर इनकम जो कि ऐड हो रही होती है हमारी, ये जो है बेसिकली लेस हो रही होती है हमारे पास। और जी अदर इनकम 20,000 रुपए की है, तो वो एक्सपेंसेस के बाद अदर रिसीट्स जो है ना बेसिकली ऐड हो रही होती हैं और इस केस में वो 20,000 रुपए। इसको अदर इनकम कहूँ या मेंशन करने के लिए मैं मिसलेनियस रिसीट्स भी लिख देता हूँ। अच्छा जी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये वो एक्सपेंस है जो पे नहीं हुए, तो डेफिनेटली कंपनी की लायबिलिटी है। इसी तरह बिल्स पेबल, पेबल के नाम से वाज़ेह है कि ये भी कंपनी के लायबिलिटी ही होंगी। शेयर कैपिटल 1 मिलियन का है, तो सिंपल यहाँ पे हम शेयर कैपिटल में 1 मिलियन लिख देंगे। ऑथराइज कैपिटल को इस केस से निकाल देते क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऑथराइज कैपिटल नहीं मेंशन हुआ हुआ। सन्ड्री क्रेडिटर 281,000 के हैं। और इसी तरह लास्ट बैलेंस है जनरल रिजर्व का, जो हमें पता है कैपिटल में क्लासिफाई होता है, और 2 लाख रुपए का ये। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, जो बात मैंने छोड़ दी थी वो क्या है, 12,25,000 रुपए की डेप्रिसिएशन है। अब डेप्रिसिएशन जो होती है ना, इसका बैलेंस नॉर्मली डेबिट साइड पे होता है क्योंकि डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस होता है। अगर तो ये क्रेडिट साइड पे डेप्रिसिएशन आ रही है तो ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि कंपनी की आज तक की जितनी डेप्रिसिएशन है उसका सम है, और ये तब होती है जब एसेट आपके कॉस्ट पे क्लासिफाई हुए होते हैं। तो अगर तो ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ना, तो फिर इसको एसेट में से माइनस होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं पे बेसिकली
जहाँ एसेट्स खत्म हो रहे हैं वहां पे एक्यूमुलेटेड, वैसे तो हर इंडिविजुअल एसेट की अलग से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखी जाती है, लेकिन क्योंकि आपके क्वेश्चन में इकट्ठे लिखी हुई है तो हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को यहाँ से माइनस करेंगे, और इसकी वैल्यू आ रही है 12,25,000। तो इसका मतलब ये एसेट्स की जो आज तक की क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन है, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस हमें ये बताता है कि ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं है, बल्कि क्रेडिट बैलेंस नॉर्मली फिर अगर है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का होगा। अगर ये एक्सपेंस होता तो फिर ये डेबिट साइड पे रिपोर्ट होता, लेकिन ये डेबिट साइड पे नहीं बल्कि डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से क्रेडिट साइड पे है, तो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट है। अब अपनी तसल्ली के लिए हम यहीं पे वैसे कुछ चीज़ें टोटल करके देखते हैं, ताकि हमें ये हो जाए कि हमने जितनी एंट्रीज की हैं वो ठीक की हैं। ओके, अब हम जनरल एंट्रीज पे आते हैं, जो जनरल एंट्रीज बेसिकली क्वेश्चन में रहती हैं। अच्छा, जब भी एडजस्टमेंट्स की बात करें तो एडजस्टमेंट्स को गौर से ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि एडजस्टमेंट्स को गौर से पढ़े बगैर उसकी एंट्री पास नहीं हो सकती। तो पहली एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। द डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ अप टू 31 दिसंबर 2009 वॉज एज फॉलो। नीचे कुछ डेप्रिसिएशन लिखी हुई है, और नो डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर द ईयर। अच्छा, अब इस एडजस्टमेंट को आप देखेंगे ना तो मेरी बात भी जस्टिफाई होगी। मैंने आपसे ये कहा इस एडजस्टमेंट एंट्री की प्रैक्टिकली कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। वो क्यों? एक्चुअली उन्होंने इसकी डिटेल दी गई है। ये जो 12,25,000 है ना, जिसका मैं आपसे कह रहा था कि नॉर्मली ये हेड वाइज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दी जाती है, तो ये इसकी डिटेल दी गई। उसने कहा कि आज तक यानी 2009 तक जितनी डेप्रिसिएशन दी गई है, हो चुकी है चार्ज, वो कितनी है? लैंड पे 3 लाख, 2,30,000 प्लांट पे, फर्नीचर पे 15,000, और मोटर्स कार पे 6,80,000। और उसने कहा इस साल 2010 में कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। तो बेसिकली 2010 में अगर चार्ज नहीं होगी तो उसकी कोई अकाउंटिंग एंट्री की जरूरत नहीं है। लेकिन ये डिटेल आपको इसलिए दी गई है क्योंकि मैंने आपसे अभी कहा कि ये जो 12,25,000 है प्रोबेबली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के होंगे। तो अगर इन चारों को सम भी किया जाए तो मेरा ख्याल से 12,25,000 ही होंगे, और हम इसको चेक कर लेते हैं। बेसिकली उसी की डिटेल दी गई है। तो अगर मैं इसको सिर्फ सम करके एक बार चेक कर लूं, 3 लाख प्लस 2,30,000 प्लस 15,000 प्लस 680,000, और 12,25,000 ही आंसर आता है। तो मैंने जैसे आपसे कहा था कि नॉर्मली इसको हम डिलीट कर देते हैं ताकि मेरे पास क्वेश्चन में स्पेस हो जाए। हाँ जी, नॉर्मली इनको जो है अलग से लिखा जाता है, इकट्ठे नहीं लिखा जाता, तो इसीलिए हम इसको अलग अलग लिखते हैं। तो नॉर्मली इसको लिखा जाता है प्लांट एंड मशीनरी लिखा जाता है, जो उसका बैलेंस आ रहा होगा। यहाँ से मैं निकाल देता हूँ उसका बैलेंस। उसमें से प्लांट एंड मशीनरी की जो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो लेस हो रही होती है। लेस एक्यूमुलेटेड डेप, इसको मैं पी एंड एम कह देता हूँ, विच रिप्रेजेंट्स प्लांट एंड मशीनरी। तो यहाँ से इसका बैलेंस माइनस हो रहा होता है, और क्वेश्चन में इसका बैलेंस प्लांट एंड मशीनरी का स्पेसिफिक जो बैलेंस है वो 2,30,000 रुपये, 2,30,000 रुपये। और इसका जो नेट बैलेंस होता है वो बैलेंस शीट में एंड में रिपोर्ट हो जाता है। तो 7 लाख का प्लांट एंड मशीनरी था, उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2,30,000 का था, तो वो रिपोर्ट हो जाएगा।
इसी तरह फर्नीचर एंड फिक्सचर का अलग से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिपोर्ट होगा, और इसको मैं F&F कह देता हूँ, फर्नीचर एंड फिक्सचर। अच्छा जी। इसी तरह जो पिछला हमारा फॉर्मेट था कि इसका जो बैलेंस है वो हम इस साइड पे लिख लेते हैं, इसको यहाँ से निकाल देते हैं, उसका नेट बैलेंस हम रिपोर्ट कर देंगे। और फर्नीचर एंड फिक्सचर का जो बेसिकली फर्नीचर एफ का जो है वो 15,000 रुपये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, तो इसका बैलेंस भी मैं इसी तरह रिपोर्ट कर देता हूँ। इसी तरह लैंड एंड बिल्डिंग का, ऑफ कोर्स लैंड तो डेप्रिशिएट नहीं होती, तो डेप्रिसिएशन जो है वो प्रोबेबली बिल्डिंग वाले सेगमेंट की होगी, तो इसको L&B में लिख देता हूँ। और इसकी जो अमाउंट है लैंड एंड बिल्डिंग की वो 3 लाख थी, तो और मोटर कार 6,80,000। अब मैं अपना फॉर्मेट थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ। टाइम्स न्यू नॉर्मल रोमन हम फॉर्मेट यूज कर रहे हैं, और ये जहाँ जहाँ माइनस का साइन है थोड़ा पहले, इससे आप समझ जाइएगा ये लेस हो रहा है। तो बेसिकली इस तरह बैलेंस शीट में रिपोर्ट हुई होती हैं चीजें। खैर, मैंने जब उसको कट किया था तो मेरे से एक बैलेंस मिस हो गया था, लेकिन मैंने आपको ओवरऑल बता दिया कि इसको आपने कैसे रिपोर्ट करना है। अब हम चाहे तो उसको दोबारा भी कर सकते हैं।
जो हमने अभी किया है। जैसे प्लांट एंड मशीनरी की जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी ये -230,000 थी, और हमने इसको जी, तो हम यहाँ पे थे बेसिकली। एक जगह कट करते हुए मेरे से गलती हो गई थी, और मैंने आपसे कहा कि प्लांट एंड मशीनरी का फिर हर हेड का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग से रिपोर्ट होता है। उसको कॉस्ट से माइनस किया जाता है और फिर बैलेंस शीट में कम्युलेट करके रिकॉर्ड कर दिया जाता है। अब हम आते हैं सेकंड एडजस्टमेंट पे। सेकंड एडजस्टमेंट में कहा गया है द डायरेक्टर ट्रांसफर ₹60,000 टू जनरल रिजर्व एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज 150,000। जी, उसने कहा कि रिटेन अर्निंग में से जो डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि कंपनी का रिटेन अर्निंग में से 60,000 जो है वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। तो जनरल रिजर्व से रिटेन अर्निंग से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने का तरीका क्या है? रिटेन अर्निंग को हम डेबिट कर देंगे, और इसी अमाउंट को हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो अगर मैं देखूं कि रिटेन कितनी अमाउंट का आ गई थी, 60,000 की, तो बेसिकली रिटेन अर्निंग से उठा के हम उसको मूव कर देंगे जनरल रिजर्व में। दूसरी चीज उसने कहा है कि जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन डालनी है, यानी कि इस साल का जो टैक्स बनता है वो 1.5 लाख का बनता है, तो ऑफ कोर्स क्योंकि अभी वो पे नहीं किया और पेबल है, इसलिए हम उसको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बोलते हैं। जब पे कर देंगे तो फिर अब कैश या बैंक को आउट कर देंगे। तो इनकम टैक्स एक्सपेंस इस केस में डेबिट होता है, और क्रेडिट होता है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। जी, तीसरी एडजस्टमेंट है कि द डायरेक्टर प्रपोज्ड अ डिविडेंड ऑफ 10% ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चंस में भी किया था कि इस बार डायरेक्टर ने कहा है कि जो भी शेयर कैपिटल है उसका 10% जो है वो डिविडेंड देना है, और डेफिनेटली भी पे नहीं हुआ बल्कि डिविडेंड पेएबल बनेगा। तो जब डिविडेंड प्रपोज किया जाता है तो वो रिटेन अर्निंग से ही पे की जाती है, तो रिटेन्ड अर्निंग्स जो हैं वो डेबिट हो जाएंगी,
बल्कि अगेन हम देखें तो हमारे पास जो प्रपोज बनेगा वो 1 लाख रुपए बनेगा। रिटेन अर्निंग का बैलेंस 1,01,000 था और 60,000 हम ऑलरेडी जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर चुके हैं। तो क्योंकि रिटेन अर्निंग में बैलेंस अवेलेबल नहीं है, तो जो डिविडेंड पे होगा इस केस में भी जनरल रिजर्व से पे होगा। जनरल रिजर्व्स को हम डेबिट कर देंगे और डिविडेंड्स पेएबल को हम क्रेडिट कर देंगे। जो भी 10% की अमाउंट प्रपोज की गई है, तो 1 लाख रुपए ये बनते हैं। इसी तरह इस क्वेश्चन में भी कहा गया कि 20,000 की ऐसी सेल है जो रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी, तो हमें 20,000 की सेल जो अनरिकॉर्डेड थी उसको रिकॉर्ड करना है। तो नॉर्मली क्या होता है, जब सेल्स, क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड नहीं हुई थी, उसे रिकॉर्ड करना हो तो रिसीवेबल अकाउंट जो होता है, यानी कि इस केस में सन्ड्री डेटर है हमारे, सन्ड्री डेटर्स को डेबिट कर दिया जाता है और सेल्स को क्रेडिट कर दिया जाता है और अमाउंट 20,000 की क्वेश्चन में दी गई है। और लास्ट एंट्री ऑथोराइज्ड एंड इशूड कैपिटल की है। इशूड कैपिटल और ऑथोराइज कैपिटल दोनों बराबर हैं और वो 1 मिलियन का है। यहाँ पे तो हमें शेयर कैपिटल में तो हमें पहले से ही पता है कि 1 मिलियन का है शेयर कैपिटल है। जो मैंने आपसे कहा था ऑथोराइज कैपिटल नहीं बताया गया, वो भी बता दिया गया है कि इस केस में 1 मिलियन का टोटल ऑथोराइज कैपिटल है और इस बार शेयर 10 रुपए का नहीं है बल्कि 100 रुपए का है। तो अगर मैं 1 मिलियन को 100 से डिवाइड करूँ तो उसका मतलब 10,000 शेयर होंगे कंपनी के। सो आई वुड से 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो ये आपका ऑथराइज कैपिटल जो आ गया। अब सिंपली इनको हमने पोस्ट करना है, जो हम जिस तरह करते होते हैं कि रिटेन अर्निंग को हमने डेबिट किया है, तो इसका मतलब रिटेन अर्निंग का बैलेंस 1,01,800 में से 60,000 कम हो जाएगा। तो ये पोस्ट हो गया। जनरल रिजर्व के केस में हमने बैलेंस बढ़ाया था क्योंकि हमने रिटेन अर्निंग से जनरल रिजर्व में पोस्ट किया था, तो इसका बैलेंस 60,000 बढ़ा देंगे तो हमारा क्रेडिट साइड भी पोस्ट हो जाएगा। उसके बाद इनकम टैक्स एक्सपेंसेस, ऑफ कोर्स प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम टैक्स आता है, तो 1.5 लाख रुपए हम जहाँ पे टैक्स वाला सेगमेंट है इधर हम पोस्ट कर देते हैं। 1.5 लाख रुपए का टैक्स चार्ज हो गया। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्सेशन लायबिलिटी है। जब तक टैक्स प्रैक्टिकली पे नहीं करेंगे हमारी लायबिलिटी रहेगी और इसको हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बोलते हैं। तो ये हमारी जो लायबिलिटी है वो 1.5 लाख रुपए की है। इसी तरह जनरल रिजर्व का बैलेंस मजीद हमने कम किया जब हमने डिविडेंड पे किया। तो जनरल रिजर्व में से पे किया तो 1 लाख रुपए इधर से माइनस कर देंगे क्योंकि डिविडेंड हमने यहीं से पे किया है। और इसी तरह डिविडेंड पेबल जो हैं हमारे, वो 1 लाख के, सॉरी, यहाँ पे पोस्ट हो जाएंगे। और आखिरी चीज ये है कि हमने सन्ड्री डेटर 20,000 रुपए की ऐसी सेल्स हैं जो क्रेडिट पे हुई हुई हैं, जो रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी। तो इसका मतलब कि 20,000 के मजीद डेटर होंगे, यानी कि जो सेल्स क्रेडिट पे हुई हैं वो उधार उनसे भी लेना होगा। तो सन्ड्री डेटर में 20,000 रुपए ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये अनरिकॉर्डेड थे। तो 5,80,000 बैलेंसेस में रिकॉर्डेड था और 20,000 रुपए ऐड हो गए। एक चीज देखिएगा कि यहाँ पे सेल्स डायरेक्ट हमने ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं किया है। ग्रॉस प्रॉफिट हमारे क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा हुआ था। तो अगर डायरेक्ट लिखा था तो फिर हम सेल्स को नहीं ऐड करेंगे, फिर हम ग्रॉस प्रॉफिट में 20,000 मजीद ऐड कर देंगे।
क्योंकि अगर सेल्स में भी 20,000 ऐड करते हैं तो अल्टीमेटली ग्रॉस प्रॉफिट आपका 20,000 से बढ़ जाता। तो क्योंकि हमने सेल्स और सीजीएस तो हमारे पास फिगर्स ही नहीं है, इसीलिए हमने ग्रॉस प्रॉफिट में डायरेक्टली 20,000 रुपए बढ़ा दिए। और अब आप देखें तो आपकी बैलेंस शीट भी मैच कर रही है। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। तो आज हमने मजीद दो क्वेश्चन किए ऑन बैलेंस शीट। ऑफ कोर्स इसके सॉल्यूशन भी आपको शेयर किए जा सकते हैं, आप इन लेक्चर्स को गौर से देखें और डेफिनेटली जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे आई विल एड्रेस देम। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।